तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। तो दोस्तों, हम लोग अपने 15 दिनों का मैथ्स और रीजनिंग का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग के काफ़ी अच्छे अच्छे सवालों को कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये 7 क्लासेस देखने के बाद आप लोगों में काफ़ी कॉन्फिडेंस, काफ़ी अंदर से मोटिवेशन आया होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ, आप अगर इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद आप जितने भी मार्क्स ला रहे थे, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में, जो भी मार्क्स आपका आ रहा था, उसमें डेफिनेटली 10 नंबर 15 नंबर का इंक्रीज तो होगा ही होगा। और जिनके मार्क्स काफ़ी कम आ रहे थे उनमें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस दिख सकता है। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए आप लोग, और इसको जितनी बार हो सके इन सवालों को प्रैक्टिस करिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो लगना ही नहीं चाहिए कि आप किसी एग्ज़ाम में आए हैं। और वो तभी हो पाएगा जब आप उस टाइप के सवालों को बार बार प्रैक्टिस करके जाएंगे। उन सारे सवालों को करने के लिए मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस बताए हैं, जो कि एकदम एग्ज़ाम बेस्ड अप्रोच है, जिसको आप यूज़ करके एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेकर आए हैं 8वां क्लास। 8वें क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के 20 बेहतरीन सवाल, जो कि मोस्टली एसएससी जीडी में पिछले 4 सालों में पूछे गए हैं और बार बार आते हैं। मतलब इस टाइप के सवाल तो इतने ज़्यादा हैं, एक एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इतने ज़्यादा आते हैं। जैसे एक पजल ही हो गया तो वो 3 3 4 4 क्वेश्चन पजल के पूछे हुए हैं। सिलॉक्स के 2 2 3 3 सवाल हैं। ब्लड रिलेशन के 2 2 3 3 सवाल है। एक सवाल में रुक ही नहीं रहे, वो लोग मल्टीपल सवाल एक ही टॉपिक से पूछ रहे हैं। तो इन सब टॉपिक्स का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल नहीं फंसे और पूरे के पूरे मार्क्स आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। और हाँ, अगर आप लोग चाहें तो इस सीरीज को या इस क्लास को एज ए मॉक भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं 20 क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ। तो आप पॉज करके या टाइमर लगा के आप 20 क्वेश्चन करके देखें। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। तो ये जो टेलीग्राम चैनल आप देख रहे हैं, एसएससी रेलवे एक्सप्रेस, ये आप टेलीग्राम पे सर्च करिए और आप उसको सब्सक्राइब करिए। ये सारे पीडीएफ आपको वही मिल जाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि 8 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज विथ 4 पीपल ईच। दो चार चार लोग बैठे हैं 2 पैरेलल रो में, कोई दिक्कत नहीं आता। इन सच वे दैट देयर इक्वल डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा चलो तो चार चार पीपल बैठा लो, ठीक है, उनके बीच इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। एंड द पीपल ऑफ वन रो फेसिंग द पीपल ऑफ द अदर, ये तो ऑब्वियसली ऑब्वियस ही बात है। रो वन में 6 7 8 9 बैठा है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। साउथ फेस करने वाले तो यही होंगे, ठीक है। रो टू में 1 2 3 4 है और फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये रो टू, ये हम लोग लिख लें, ठीक है, 1 2 3 4, और ये रो वन है, 6 7 8 9। ये जरूरी होता है, ये लिखा रहता है ना, तो ये आसान हो जाता है। 9 sits next to the person at the extreme left end of their row and is exactly opposite 4। 9 किस में होगा, पहले इसमें होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि राइट और लेफ्ट कौन सा एंड है। ये मैं बार बार बता इसलिए रहा हूँ कि लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाता है राइट और ये हो जाता है लेफ्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कोई ऊपर से ऐसे देख रहा होता है तो उसके लिए ये हो जाता है लेफ्ट और ये हो जाता है राइट, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट हैंड समझ गए। तो कह रहा है नॉब जो है वो नेक्स्ट टू द पर्सन एट एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा, इसके ठीक बगल में बैठा है और फेस किसको कर रहा है, चार को। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। थ्री सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, अब इसका लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, थ्री, क्या हो जाएगा। एंड टू इज इज नेबर, इमीडिएट नेबर, तो दो यहाँ हो गया तो एक यहाँ हो गया, ये तो नीचे वाला तो तैयार हो गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ फेस करने वाले यही हैं, आंसर वन हो गया। कोई दिक्कत है, ठीक है। वो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अभी यहाँ पे जो कंडीशन दिया था उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो रो है ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इनकम्प्लीट है। तो इससे कुछ भी सवाल पूछिएगा नौ को छोड़ के, तो हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख सकते हैं, सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज है, फटाक से करो। 7 13 28 55 और 112 है, और अगला नंबर पूछा है। क्या तरीका है, पहले डिफरेंस निकालते हैं, पहला स्टेप यही होता है, फाइंड डिफरेंस। एकदम एग्जाम ऐसे ही करेंगे। 7 6 13 15, ये कितना हो जाएगा, 27, ये हो जाएगा 55 57। तो दिक्कत,
फिर अगर नहीं निकला, कुछ निकला 6, 15, 27, 57, कुछ नहीं पता चला, दूसरा ऑप्शन होता है फाइंड डबल डिफरेंस। मतलब ये तरीका, ये सब पता होना चाहिए। रीजनिंग भी बहुत समझ से करना होता है। एसएससी में तो कुछ नहीं आता है, बैंक में तो रीजनिंग के लिए अलग से बच्चों को 6 6 महीना, साल साल भर मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। 9, ये कितना हो जाएगा, 15, 12, 27। ओके, 27 से 30 है, 9, 12, 30। कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये दोनों काम नहीं कर रहा है। तो अब मेरे को इस नंबर से इस नंबर पे जाने के लिए सोचना होगा कैसे जा सकते हैं। क्या हम ये 7, ये 7, 13 है, 28 है, 55 और 112। अब तुम्हें बस कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि डिफरेंस काम कर नहीं रहा है। ये किसी का स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर -1, क्यूब -1, ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक तो दिख रहा है कि 2 क्यूब -1 है ये, बट क्या ये 3 क्यूब -1 है? नहीं है, +4 है ये। तो ये पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा तो कर सकता हूँ ना, 7 से 13 जाने के लिए 7 दूना 14, -1 13। तो दिक्कत, 13 से 28 जाएगा, 13 दूना 26 +2। ठीक है। ×2 - 1 ×2 +2, ये क्या है? 28 दूना 56 ×2 - 1 हो गया, देखो फिट कर गया। यानी अगला वाला कितना है? 55 दूना 110 +2 ×2 + 2। यानी अगला जो होगा वो होगा ×2 - 1। तो ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। यानी 223 हो गया। ठीक है। सीरीज बन रहा था ×2 + -1, ×2 + 2, यही अल्टरनेट में जा रहा था। ठीक है। तो प्रोसेस यही है। प्रोसेस एग्जाम का मैं बता रहा हूँ, एकदम एग्जाम बेस्ड प्रोसेस है। पहले हम डिफरेंस ही निकालेंगे, क्योंकि पता नहीं है क्या हो सकता है 7 को लिखने का तरीका बहुत कुछ हो सकता है। 2 क्यू -1 हो सकता है, 2 का स्क्वायर +3 भी हो सकता है, 3 का पावर 1 ऐसा भी हो सकता है। यानी कि कुछ भी हो सकता है, बता नहीं सकते। n² प्लस ये हो गया n+1, ऐसा ये पैटर्न है ना ये। तो कुछ भी लिख सकते हैं। हम इससे इससे हम लोग गेस नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा पैटर्न चल रहा है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा पैटर्न पे पूरा पूरा का पूरा सीरीज ही इस पैटर्न पे चल रहा है, n³ + n² + n। कभी कभी ऐसा भी होता है कि n² + n पे चल रहा हो, या n² + 1 पे चल रहा हो। यानी कि n² + 1 पे अगर चलेगा तो 2 हो जाएगा, 1 की जगह, 2 की जगह 5, 3 की जगह 10, 4 की जगह 17, 5 की जगह 26। तो ये सीरीज चल रहा है। अब यहाँ पे सीरीज ही ये है, तो ज़्यादा चांसेस है कि इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे 2 दूना 4 और 1 5, 5 दूना 10, 10 से 17 का कोई कनेक्शन नहीं है, 17 26 का कोई कनेक्शन नहीं है, तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है। अगर 2 3 कर ले, 5 कर ले, 7 कर ले, और कितना हो जाएगा, 9। 3 5 7 9। ओहो, ये देखो, n² + 1 बेसिकली डिफरेंस में पकड़ा गया, तो यहाँ अगला 11 होना चाहिए इसके हिसाब से। 26 और 11, 37 होगा। बात सही भी है, अगर हम n का वैल्यू 6 रख दे तो 37 ही आएगा। ठीक है। तो डिफरेंस में पकड़ लिए हम इस टर्म, इस पैटर्न को। तो यही, इसलिए डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंस का हमेशा ध्यान रखो कि डिफरेंस पहले निकालेंगे, नहीं हुआ डबल डिफरेंस ट्राई करेंगे, और अगर डबल डिफरेंस भी काम नहीं कर रहा है तभी हम कोई दूसरा पैटर्न दिमाग लगाने का कोशिश करेंगे, अदरवाइज मोस्टली डबल डिफरेंस पे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, एक सर्टेन कोड में कवर कैसे लिखें? 18, 52, 22, 153। अब इसे तो पता चल नहीं रहा है। सिंक, STINK, सिंक हो जाएगा। 11, 14, और 2, 20, 19। तो बुझा रहा है? बहुत ऐसे लिख दिया थे तो अभी पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा बड़ा लिखो, हालांकि इसको छोटा ही लिखना चाहिए था। ज़्यादा गैप रखोगे तो पकड़ नहीं पाओगे पैटर्न। ये भी एक तरीका है। ऐसा लिखो कि लास्ट वाला नंबर के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि एक्चुअली में होना यही है। इसी में से कोई नंबर का हेर फेर हुआ होगा। टी पे 18 दिखा रहा है, या 1 भी हो सकता है। आर पे 3 है। 3 तो सी के लिए होता है, सी यहाँ है। 18 आर के लिए होता है, आर यहाँ है। क्या ये ऐसे चल रहा है क्या? हम्म। वो 15 है, यहाँ पे है। सी 22 है, यहाँ पे है। ई 5 है। ओहो, पैटर्न ये है। ये 19, ये 11, ये 20, ये 14, और ये 9। यानी ये वाला पैटर्न था। ये पैटर्न।
मैं बहुत सारे पैटर्न जानता हूँ जिसपे सवाल बनते हैं, सवाल ऐसे ही बनते हैं। ये सब पैटर्न मैंने प्रैक्टिस किया था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो इस तरह के पैटर्न भी बनते हैं। और ये बहुत तरीका होता है, एक पैटर्न ऐसा भी होता है, ये 4 नंबर का पैटर्न होता है ये वाला। तो कुछ ही बन सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस प्रैक्टिस करना है इस तरह से कि ये ऐसे आता है, लास्ट वाला जो है वो ऐसे जाएगा। 4 नंबर का ही होता है। मान लो ABCD है, तो MN OP ऐसे जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारा पैटर्न होता है, ये सब पी वाला पैटर्न था। कैसे पकड़ाया? 3 दिख रहा था, टी के लिए होता है, नंबर ही होगा वो ऑब्वियसली। R 18 के लिए होता है, 18 दिख गया यहाँ पे। 18 इधर आ रहा है, सी इधर मतलब क्रॉस हो गया है। चेक कर लिए। T भी 20 पे आ रहा है, N भी 14 पे आ रहा है, और I भी 9 पे है। यानी कि अगला सवाल क्या था? PLATE। पी का कितना होता है? 16। लास्ट में 16 आ गया। ये रहा बी, आंसर हो गया इसका। ये रहा 16। और देखना है तो 5 देख लो, तो 20 कर दो इसको। एल आ जाएगा, JKL 12 1 520111216। ठीक है। नेक्स्ट। तो कलर चेंज करना होगा पहले तो। चलिए, कुछ समझ आ रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? आएगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे, यहाँ पे है सॉलिड, यहाँ पे कलर छोड़ दिया, फिर सॉलिड कलर छोड़ दिया, सॉलिड कलर छोड़ दिया, सॉलिड। 3 3 6 1 7 है, 3 3 सब में 7 7 है। फिर देखो क्या किया, यहाँ कलर छोड़ दिया, यहाँ सॉलिड कर दिया, उलट दिया। फिर यहाँ कलर छोड़ दिया, यहाँ सॉलिड कर दिया, फिर यहाँ कलर छोड़ दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ छोड़ दिया। फिर वापस वही हो गया, 1 वाला ही थर्ड में रिपीट हो रहा है। ये देखो, ये सेम चीज़ यहाँ कलर में हो रहा है। तो दिक्कत है, यानी अगला वाला फिर छोड़ा होगा, फिर उसके बाद वाला क्या होगा? कलर में होगा। यानी यहाँ पे कलर होना चाहिए अगले वाले में। कलर किस में है? चारों में है, यानी कि चारों में अल्टरनेट भी है। ठीक है। तो इससे तो नहीं पकड़ सकते हम, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। इधर आओ। ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, तो अगला ऐसे ही होगा पीछे की तरफ। तो ये कट गया, ये कट गया। तो दिक्कत है, बच गया 2 और 4। अब 2 में 4 में देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे था, फिर नीचे हो गया, फिर ऐसे। अच्छा, एक्चुअली हो क्या रहा है, ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, रिपीट हो रहा है ना। फर्स्ट रिपीट हो रहा है थर्ड के साथ, और 2 रिपीट हो रहा है फोर्थ के साथ। यानी कि फर्स्ट थर्ड, अगला क्या होगा? फिफ्थ होगा। यानी कि जो फर्स्ट थर्ड में जो फिगर है वही फिफ्थ में फिगर होगा। समझ रहे हो? देखो, तो ये सेम है। अब ये देखो, ये ऐसे है छोटा, फिर सबसे उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये देखो, ये क्या किया, देख रहे हो? 2 3 2 5 में ये क्या आ गया? ये गलत है, ये सही है। ठीक है। इस तरह से फिगर सीरीज को हम देखना होता है। फिगर सीरीज को एक एक छोटा छोटा पैटर्न पकड़ेंगे पहले। ये पकड़े हम लोग, ये पकड़ लिए कि हाँ, मैच क्या हो रहा है, 1/3 पे जा रहा है। तो हालांकि सब में सेम दिया हुआ था, इसलिए हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। फिर हम लोग इस पर गए, इसका डायरेक्शन नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर अगला ऊपर, फिर उसके बाद वाला नीचे होगा। और नीचे में सिर्फ एक ही दिया था ये, और एक ये, बाकी दोनों ऊपर की तरफ था। ये दोनों ऐसे ही बाहर हो गया, बचा 2 और 4। 2 और 4 में देखना था कि 2 चूंकि 4 से रिपीट हो रहा है, एक 3 से रिपीट हो रहा है, तो 3 वाला फिगर ही 5 पे होगा। 5 पे ये वाला फिगर मैच कर रहा है। चलो, 8:6, X:12, 343:21। जैसे 343 दिखा, दिमाग में ठन से घंटी बढ़नी चाहिए कि 7 का क्यूब है। अब अगर ये 7 का क्यूब है, तो ये 2 का क्यूब है। ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 का क्यूब है? 2 का क्यूब है, या 7 का क्यूब है? यहाँ 21 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। 6 को 2 करने के लिए क्या करना होगा? 6/3, 2 का क्यूब कर दो। चेक करो यहाँ, 21/3 का क्यूब करो। सही है। यानी ये जो होगा वो होगा 12/3 का क्यूब।
4 का क्यूब यानी कि 64। ठीक है, ऐसे पकड़ना होता है। मैं एकदम एग्जाम बेस्ड अप्रोच बता रहा हूँ और समझाते हुए चल रहा हूँ। मुझे क्यूब दिखेगा ही, वो 343 अगर तुम्हें नहीं देखा, 1728 अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है कि 12 का क्यूब है, तो भाई तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये सब तो तुम्हें एकदम पता होना चाहिए। दिखते ही 343 7 का क्यूब दिखा, तो 8 भी तो 2 का क्यूब है, यानी क्यूब है, इस साइड तो कंफर्म हो गया, यानी आंसर क्यूब ही होगा। तो ऐसे भी तुम छाट सकते थे, ये दोनों तो वैसे भी नहीं होता। बचता 64 और 27 भी। दूसरा, और क्या तरीका था कि जो क्यूब आ रहा है वो तुम्हारा इससे डिवाइड होना चाहिए, इससे डिवाइड नहीं हो रहा, सॉरी। इसका फैक्टर क्या है? देखा, 2 और 3 है, 2 का क्यूब है। यहाँ इसका भी 7 और 3 है, 7 का क्यूब है। यहाँ भी 2 और 3 है, 2 का क्यूब, यानी 3 से डिवाइड कर दो, 3 हट जाएगा, क्यूब लगा दो, ठीक है नहीं। इस तरह से पकड़ना होता है एग्जाम में। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो। ये क्वेश्चन भाई डबल स्टार वाला है। डबल स्टार क्या होता है? स्टार का मतलब, गुड क्वेश्चन। डबल स्टार का मतलब हो गया, जो अबव एवरेज वालों के लिए होता है। और एक ट्रिपल स्टार भी होता है, जो मेरे आगे के लेक्चर्स में आएगा। ये होता है, और टॉपर्स ओनली, ये सिर्फ टॉपर्स के लिए होगा। मैं यहाँ डबल स्टार लगा दिया, मतलब क्वेश्चन अच्छा है, तैयार हो जाओ। 11 20 341, ठीक है। 25 33 638, मैंने क्या बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है वही लाना होता है इन दो छोटे नंबर से, एकदम दिमाग में रखना। इन दोनों से इनको उसको लाना होगा, समझ रहे हो। ये एकदम बहुत बहुत बेसिक हैक है। ये बेसिक हैक है। हैक ये है कि जब भी बड़ा नंबर दिखे तो समझ लो कि बाकी के दो नंबर के प्लस माइनस गुना डिवाइड या फिर पावर, कुछ भी करके, ऐसे भी करके तुमको 341 पे पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? अब 341 तुम कैसे पहुंचोगे? 20 और 11 से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला तो तरीका ये होता है कि 20 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर करके देख लो। 400 में से एक चेक कर दिया, कितना बच रहा है? 79 यहाँ बचेगा, 279, ये नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत है, ठीक है। ये अप्रोच गलत है, तो ये तो काम करेगा नहीं। अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम? ऐसे कंडीशन में 341 का फैक्टर निकालो। 341 का फैक्टर कितना? 4 दिन 7 रहेगा, 3 से नहीं जा रहा है, 7 चौके 28, 7 से भी नहीं जा रहा है, 9, 9 से जाएगा नहीं, जब 3 से नहीं जा रहा, तो 11, 11 × 3 है, 11 × 31 हो रहा है इसका। ओ, प्राइम ही नंबर है तो पूरा प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन। और इसका 4 से नहीं जाएगा, 2 से जा रहा है सिर्फ। 6 7 9 8 17, 6 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 11, 11 5 55, 11 11 5 55 और 11 8 88। ऐसा तुमको नहीं देख के लग रहा है कि 11 का मल्टीपल है दोनों में? ठीक है, और 11 में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 31, और यहाँ 58। तो 31 और 58 आ कहाँ से रहा है, ये सोचो। 31 कैसे आएगा? 12 20 और 11 से, 20 और 11 से हमको 31 बनाना है, कैसे बनाएंगे? रो प्लस करेंगे। सेम कंडीशन सेटिस्फाई करके देखो तो क्या 58 बन रहा है? तो समझ में आ गया पैटर्न क्या था? पैटर्न ये था कि अगर ए बी और सी दिया है तो सी जो होगा वो होगा A + B × 11, ठीक है। अब तुम ऑप्शन चेक कर लो। उन पहले तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 और 1 4, 11 का मल्टीपल है, 3 3 6 है, 6 5 11, ये तो है ही नहीं, तो तीसरा तो ऐसे ही करिए, 4 4 ये भी है, बाकी का 3 है। अब देखो, तो 317 14 कितना होता है? 31, 31 × 11, 1 3, 331, 361 दिया है, 163 दिया, ये गलत हो गया। 12 और 29 कितना हो जाएगा? 41 × 11, 1 5 4, 451, 341 दिया, ये भी गलत है। आंसर लास्ट वाला है, कैसे है? 12 और 32 हो जाएगा 44, इसमें 11 करो, 4 4 4 8 4, 484, ठीक है। ये पैटर्न था। ऐसे पहुंचना होता है पैटर्न पे। पहले मैंने दो नंबर देखा तो कोशिश करना चाहिए, अगर स्क्वायर के आसपास है ना, क्योंकि देखो 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 20 के स्क्वायर के आसपास ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ नंबर 11 था इसलिए बहुत ज़्यादा कट के
279 कुछ हो जा रहा था, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये तो फेल हो गया। और जब ये फेल हो गया तो तुमको ये देखना है कि ये बनेगा कैसे, तो फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकालोगे तो तुमको खुद रियलाइज होगा कि 31 और 58 एक्स्ट्रा है, बाकी दोनों तो कॉमन रहेगा ना, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। 11 दोनों में है, बाकी 31 और 58 है। 31 कैसे बनेगा 20 और 11 से प्लस करने पे? बस इस तरह से अप्रोच करना होता है। इस तरह से अप्रोच करोगे सवाल बहुत आसानी से बनेगा। ट्रैवल, ट्रैवल दिया है 156, पर्सन दिया है 174, आलमंड पूछा है। देखो, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो 20 और 18 38, 39, 39 और 2 41, 61, 61 और 5 66, 66 और 12 78। इसका 78 आ गया। इसका कितना आएगा? ओपी 16, 16 5 21, 21 और 8 29, 39, 58 और 15, 73 और 14, 87। 78 है यहाँ, 156 दिया है। 87 है यहाँ, 174 दिया है। थोड़ा सा तुमको यहाँ मैथमेटिक्स अपना सुधारना होगा कि 78 × 2 कितना होता है? 156 ही होता है। 87 × 2 कितना होता है? 174 होता है। यानी कि जो भी वैल्यू है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो नहीं होगा, 2 का मल्टीपल ही नहीं है, पहले ही कट गया। अब देखो, 12 और 1 13, अब 13 13 26, 26 और 15 38, 26 और 15 41, 41 और 14 55, 55 और 4 59, 9 दूना 18, 5 दूना 118 × 2 कर देंगे, ठीक है। ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू निकालना होता है। क्योंकि मुझे 78 से 156 दिख गया, इसलिए मैं आगे बढ़ाया नहीं तो मैं दूसरा ऑप्शन क्या करता, इसका फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड प्लेस वैल्यू, और दूसरा होता है रिवर्स वैल्यू। रिवर्स वैल्यू कैसे निकालना होता? अगर इसका निकालना होता तो 6 डिजिट था, तो 27 × 6 - 78, यही हो जाता रिवर्स वैल्यू ट्रैवल का। कितना हो जाएगा? 84, ठीक है। फट से निकल जाता है। फिर से पूरा, अब ट्रैवल को फिर से 7, आर को 9 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि दोनों का जो सम होगा ना, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 27 होता है। ये ध्यान रखना, एक लेटर का, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे ट्रैवल है ना, तो ट्रैवल का 20 भी होता है और 7 भी होता है, तो हमेशा 27 आएगा हमेशा। आर का 18 होता है, तो अगला 9 होता है, 18 9 27। ये ध्यान रखना। ये सब तरीका है, ये सब कुछ कुछ चीज़ें जो आनी चाहिए, बहुत हेल्प करती है, ठीक है। सम ट्रीज आर फिश, वेन डायग्राम, ऑब्वियसली मैं वेन डायग्राम से ही बनाता हूँ। जिनको वेन डायग्राम इशू है मेरे को मैसेज करना, मैं पूरा का पूरा वीडियो ही बना दूंगा। ऑल फिशेज आर गोट्स, देयर आर गोट, नो गोट इज फ्लावर, ये फिश। सम ट्रीज आर गोट्स, ट्री का गोट के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना। देखो कैसे है, देखो मैं कैसे पकड़ा। सम ट्रीज आर फिश है, तो ये वाला पार्ट, और सारा फिश गोट है, तो ये वाला पार्ट भी तो गोट होगा। यानी सम ट्रीज आर गोट सही है। सम फिशेज आर नॉट फ्लावर, यस, ये भी सही है, क्योंकि सारा का सारा फिश गोट है और एक भी गोट फिश फ्लावर नहीं है। एक्चुअली नो फिशेज आर फ्लावर और सम फिशेज आर नॉट फ्लावर, दोनों ही सही होगा, ठीक है ना। तो दिक्कत यहाँ तक। सम फ्लावर्स आर नॉट गोट, हाँ बिल्कुल। ऑल फ्लावर्स आर नॉट गुड, तो सम फ्लावर्स आर नॉट गुड भी सही है। ऑल कंक्लूजन फॉलो, क्या? जिसको इसमें डाउट होगा मेरे को कमेंट करना। जब भी ऐसा लिख दे, ऑल ए आर नॉट बी, ये स्टेटमेंट हो, कंक्लूजन में आ गया अगर सम ए आर नॉट बी, ये सही होगा। ऑल ए आर नॉट बी है, तो सम ए भी तो नॉट बी है, ये गलत कहाँ है? तुम कह सकते हो कि यस सम ए आर बी। तुम अगर इसको फॉल्स करोगे तो तुम्हारे कहने का तो मतलब यही है ना कि सम ए आर बी, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑल ए आर नॉट बी, तो सम ए आर बी कैसे होगा? नहीं होगा, इसलिए सम ए आर नॉट बी भी सही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है।
1483239 ये ब्रैकेट है, 41415027 और 5913। कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए इसमें पता है? जब नंबर इतना बड़ा हो जाए तो तुम ना यहाँ स्क्वायर निकाल पाओगे, ना यहाँ रूट ये क्यूब निकाल पाओगे, कुछ नहीं निकाल पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए डिफरेंस निकालो। 13 में 7 गया 6, 10 में से 2 गया 8, 8 886 आ रहा है, कुछ पता नहीं चला। इसमें देखो 7 में से 1 गया 6, 12 में 4 गया 8, और क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 886 ही आ रहा है। यानी कि क्या डिफरेंस है, यहाँ भी 886 है क्या? 9 में से 3 गया 6, 16 में 7 गया 8, 12 में 4 गया 8। यस, अगला 886 ऐड कर दो आंसर। 915 का 5 हाथ में 1, 1415 का 5 हाथ में 1, 12 का 2 हाथ में 3255। ठीक है, ये तरीका होता है। मैं ये सब सवाल क्यों ले रहा हूँ? अप्रोच बताने के लिए। अप्रोच क्या है? अब इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर में हम स्क्वायर निकालते रह जाएंगे, नहीं निकलेगा। अब जिसमें अब किसी का स्क्वायर ही अगर दे दे, मतलब अगर स्क्वायर आएगा तो तुम समझ रहे हो कितना होगा इसका स्क्वायर? इसका स्क्वायर 70 के आसपास होगा, 70 प्लस होगा, जो भी इसका स्क्वायर बनेगा। 70 का स्क्वायर किसी को नहीं पता है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले पेन का कलर बदल दिया जाए। चलो सवाल क्या है पता है? इसको फिगर सीरीज ही बोलते हैं। फिगर सीरीज में हमें कुछ नहीं करना होता है। फिगर सीरीज में हमें सिर्फ देखना होता है एक पार्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के, सिर्फ ये देखना होता है कि कैसे चल रहा है। ठीक है, ये देखो, यहाँ देखो, ये है तुम्हारा क्या, ये स्क्वायर है, घुमा हुआ है। और यहाँ ये यहाँ पे वो सेम स्क्वायर है बट ब्लैंक है। अब यहाँ पे अगले वाले में ये वाला यहाँ आ गया, यानी ये यहाँ चला गया में। ठीक है, और ये वाला नीचे आ गया, देखो। अभी जो मैं डायरेक्शन लगा रहा हूँ ना, ये डायरेक्शन इसमें फॉलो होगा, नेक्स्ट वाले में। ठीक है, ये वाला ऊपर चला गया, दिख रहा है? ये वाला सेंटर पे आ गया है। सेंटर वाला कहाँ गया? सेंटर वाला यहाँ चला गया। ये फिगर बन रहा है, तो थोड़ा सही से कर दो। ये यहाँ से यहाँ यही हुआ है। दूसरे में क्या सेम फिर से हो रहा है? यहाँ से दूसरे तीसरे में देखो, ये वाला फिर सेंटर पे आ गया, सेम फॉलो हुआ पहले वाले की तरह। ठीक है, तो ये वाला इधर जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, देखो इधर गया। फिर इधर वाला नीचे आ रहा है क्या? आ रहा है। फिर ये वाला इधर जा रहा है क्या? गया। ये ऊपर चला गया। सेम पैटर्न दूसरे में फॉलो हो रहा है, यानी सब में फॉलो होगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ बनेगा। मैं इधर बना देता हूँ फिगर, बीच में आ गया सर्कल। इसके बाद क्या था? ये जाएगा यहाँ, ये यहाँ हो गया। फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है, मैं अभी ऑप्शन भी नहीं देख रहा हूँ, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला। ये ऊपर चला गया। क्या सब हो गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या यही है फिगर? मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो भाई लोग ड्राइंग में बन जाना, जज्बात को समझो। यहाँ पे तो ये है, कट गया, भी नहीं होगा। बचा ये दोनों, इन दोनों में ये भी है, ये भी है, सर्कल बीच में है, यहाँ सर्कल बीच में नहीं है, आंसर वन है। ठीक है, ऐसे करते हैं सॉल्व। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तब इसको एग्जाम में पूछेगा तो टाइम लग सकता है समझने के लिए। बट अप्रोच देखो, अप्रोच कैसे हो रहा है। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो अप्रोच तुमको अच्छे से आना चाहिए, सिंपल सा बात है। तो ब्लड रिलेशन के सवाल में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे पूरे नंबर पे ए लिखा है कि नहीं। और अब ये हम लोग क्यों देखते हैं, इसका जवाब तुम्हें पीछे के वीडियोस में मिल जाएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। तो अब जब ये देख लिया, सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि हमें तो निकालना पूरा स्टेटमेंट ही होगा ये वाला। ठीक है, बिना निकाले होगा नहीं। चलो, जेड एम परसेंट पी, इसका क्या मतलब होता है? जेड इज द ब्रदर ऑफ पी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पी प्लस एन, पी इज द फादर ऑफ एन, एन कोट क्यू है, एन इज द मदर ऑफ क्यू, कोई दिक्कत? क्यू हैश एस, क्यू इज द वाइफ ऑफ एस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कपल आता है तो ऐसा हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स लगा देते हैं।
S ampersand V. S is the brother of V. V plus E. V is the father of E. Oh ho. Four generation. E at the rate L. E is the sister of L. ठीक है. N is the mother in law of S. N यहाँ है. N किसकी है? Q की माँ है, तो S की मदर इन लॉ हो गई. सही है. नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना. करेक्ट नहीं पूछा, नॉट करेक्ट पूछा, ऐसा नहीं कि ये मार के निकल जाना. Q इज द मदर ऑफ E. Q इज द मदर ऑफ E. नहीं, Q तो आंट हो जाएगी, आंटी. यही गलत है. आगे भी देख लेते हैं कंफर्म होने के लिए. V इज द फादर ऑफ L. V इज द फादर ऑफ E. L. L तो L की बहन है E, और E का बाप है V, यानी V इज द फादर ऑफ L. सही है. P इज द मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि नाना जी. क्यू के. क्यू की माँ, माँ का बाप, नाना जी. सही है. तो ये सही था, ये सही था, ये सही था, ये गलत है. तो एक्चुअली आंसर जो होगा बी. ठीक है. ये नहीं कि A C D मार देना. ठीक है ना, ध्यान रखना. 7 लोग हैं, स्ट्रेट रो में बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ. नॉर्थ फेस कर रहे हैं. ये ठीक है. A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D. पता नहीं कहाँ बैठा होगा. D सिट्स टू द एक्सट्रीम राइट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ. तो क्वेश्चन आधा यहीं पे खत्म हो गया. 2 लोग बैठे हैं A और F के बीच में, तो F यहाँ होगा. 2 लोग तभी तो आएंगे, यहाँ तो आ नहीं सकता, ऑलरेडी डी बैठा है. बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ. ओनली वन परसेंट बिटवीन सी एंड डी. जी ए का इमीडिएट नेबर नहीं है. बच क्या गया यहाँ पे? A B C D E, ये बचता है. कह रहा है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी. एफ यहाँ है, सी यहाँ है, 3 लोग बैठे हैं. ठीक है. चलो. 19, 21, 134, 538 और 2692. हम्म. अब देखो, यहाँ डिफरेंस बहुत कम है. यहाँ पे है थोड़ा सा डिफरेंस, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो यहाँ से 538 अगर 2692 पहुँचना है, तो मल्टीप्लाई करके ही पहुँचा जा सकता है. क्या ऐड करके पहुँच सकते हो? पहुँच भी जाओगे तो फिर यहाँ जो गैप है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? 19 21, यहाँ तो 2 ही का गैप है. यहाँ गैप कुछ 2000 से भी ज़्यादा का है ना. तो गैप इतना बड़ा तभी होता है जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है. मल्टीप्लाई कितना से होगा? 5 5 25, 5 से मल्टीप्लाई होगा. 8 पर 40 का 0 हाथ में 4, 5 3 15 4 19 का 9 हाथ में 1, 5 5 25 1 26. 2690 आ रहा है. 2692 दिया है, +2 इंटू 5 +2 है. यहाँ पे भी +2 तो है, लेकिन इंटू 1 है. इंटू 1 +2. ओ, ये क्या है? इंटू 4 +2 है क्या ये? 4 16 का 6 में 53 1 53, 536 +2 538. यस. 5 4, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ ये हो गया 2, इंटू 2 +2. 42 और 2 44. समझ गया कैसे पकड़े? समझ में आया? ये बहुत बड़ा डिफरेंस था. इतना डिफरेंस तो मल्टीप्लिकेशन में होता है. तो 538 को 2692 तक मल्टीप्लाई करके पहुंचने का कोशिश करो. 5 से मल्टीप्लाई करने में पहुंच तो रहा है, लेकिन पास में पहुंच रहा है, एग्जैक्ट नहीं पहुंच रहा है. 2 ऐड करने में पहुंच जा रहा है, और यहाँ पे 2 का एडिशन था, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा. इंटू 1 +2. इस तरह से आदमी सीरीज पकड़ लिया. ठीक है. सीरीज को पकड़ना है, समझ समझ के पकड़ना है, और एग्जाम में पकड़ना है. एक्चुअल तरीके से पकड़ना है, ये नहीं कि हवाबाजी चल रहा है. तुम लोग सोचोगे कि मुझे तो आंसर ही पता है, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा. नहीं भाई, ऐसे ही सोचना पड़ेगा. मैं सोच रहा हूँ तुम लोग के साथ, ऐसे ही सोचना पड़ता है एग्जाम में. क्यों ये किए, क्यों वो नहीं किए, क्यों ऐसे किए, क्यों वो नहीं किए, यही तो सवाल है. ये सवाल का जवाब मिल गया तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा. चलो, कैसे होगा? 18 4. क्या होगा? ये 4 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर तो एकदम खत्म ही हो जाएगा पूरा कहानी. 18 है, 36 है, 27 है, 9 का मल्टीपल है सब. 9 इंटू 2, 9 इंटू 4. क्या कुछ हो रहा है? ये क्या है? 9 दोनों में कॉमन है. देखो, पिछले बार भी हम लोग ऐसे ही सवाल किए थे. 9 दोनों में कॉमन है, अगला में भी 9 इंटू 3 ही आ रहा है.
ठीक है, जो सवाल पूछा है। दो 4 से कैसे आएगा? 4 से दो से डिवाइड करके। लेकिन 16 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये तो 8 हो जाएगा। क्या ये 4? क्या तुम लोग एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ भूल रहे हो? क्या तुम लोग ये चीज़ भूल रहे थे? समझ गए क्या हो रहा है? ये तो 2 का स्क्वायर लिखा है, और ये 4 का स्क्वायर लिखा है। अगला 3 का स्क्वायर ये तो होगा, उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 9 होगा। समझ में आया क्या किया मैंने? कैसे किया मैंने वो समझ में आया? 9 दोनों में दिया है, 2 और 4 है। 4 से 2 बना है, 16 से 4 बना है, तो 16 से 8 बनाना तो आसान था डिवाइड करके 2 से, लेकिन 4 बनाने के लिए तो रूट लगाना पड़ेगा। 4 को रूट भी लगाओगे तो 2 आ जाएगा, और डिवाइड भी कर दोगे 2 से तो 2 आ जाएगा। तो 4 में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो 16 में आ रहा था। उसी से पता चला कि स्क्वायर चल रहा है, और स्क्वायर का रूट लेना है। ठीक है, चलो। फ्रूट हैट क्या पूछ रहा है? सवाल क्या पूछा, पहले सवाल देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सीधे सवाल देखते हैं। फ्रूट पूछ रहा है, क्या होगा? फ्रूट कहाँ कहाँ है? दोनों में है। ठीक है, तो हैट और फ्रूट, बी वॉन्ट, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा ना। एट फ्रूट, फ्रूट फ्रूट का वैल्यू दिया है, बी वॉन्ट, इसी दोनों में से आंसर है। तो बी भी है, वॉम भी है, ये तो कट गया, ये तो कट गया, बच गया सी और डी। सी और डी में से एक आंसर है। अब यहाँ देखो, इन दोनों में फ्रूट कॉमन है, अच्छा, और हैट भी कॉमन है, तो बी वॉम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हैट है। इन दोनों स्टेटमेंट में हैट कॉमन है, और हैट का वैल्यू क्या दिया है? बी दिया है। बी भी नहीं होगा, आंसर वॉम होगा। ठीक है ना, समझ में आया क्या किया मैंने? इन दोनों स्टेटमेंट से हैट कॉमन है, तो हैट निकाल लिए। ऊपर हैट और फ्रूट का वैल्यू ये दोनों दिया हुआ था। अब इसमें कौन हैट है कौन फ्रूट है पता नहीं, लेकिन हैट निकल गया कि ये हैट है। बचा हुआ जो वॉर्म है, ये फ्रूट होगा। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी डबल स्टार दे सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को भी डबल स्टार। चलो, इस सवाल को सॉल्व करो सब कोई, बताओ क्या आंसर क्या आएगा। मैं शुरू करूँ? चलो, मैंने हमेशा बताया है कि एक साइन को लेके चलते हैं और उसको चेक करते हैं क्या चल रहा है। तो मान लो हम ये उठाते हैं, इज इक्वल टू, अगली बार ये यहाँ चला गया, अगली बार कहाँ जा रहा है? तो यहाँ आया, तो यहाँ आया। अच्छा, दो ऊपर यहाँ पे, फिर यहाँ से दो इधर, फिर यहाँ से दो नीचे। तो अगला में तो कंफर्म है कि यहाँ आएगा, यहाँ पे, यानी कि इज इक्वल टू का साइन यहाँ होगा। दो कट गया, तीन कट गया, बच गया एक और चार। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक से इतना तो पता चल गया कि ए और 1 और 4 में से कोई एक आंसर है। अब देखो तो 1 और 4 में क्या कॉमन है? ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, इधर इस साइड का तीनों कॉमन है, एल भी कॉमन है, एस भी कॉमन, बस डिफरेंस सिर्फ इन दोनों में है। क्या? ओ को मूव कराना पड़ेगा, इसका मतलब हमने। ठीक है, ये समझ रहे हो मैंने क्यों किया ये? देखो, पी था, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया पी, उसके बाद पी गायब हो गया, यहाँ वाला यहाँ गया, फिर गायब हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आया। अब ये बॉक्स, हम्म, पी ऊपर था, यहाँ आया, फिर यहाँ गया। अभी ओ ऊपर है इस फिगर में, नीचे जाएगा यहाँ पे, और फिर आएगा यहाँ पे, सेंटर में वो आ जाएगा। ये देखो, समझ में आया? अब ओ यहाँ पहुँचेगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। एक्चुअली यही हो रहा था, पी यहाँ पहुँचा, एस यहाँ चला गया था, देखो। पी जब यहाँ पहुँचा, एस यहाँ आ गया, उसी तरह से ओ जब यहाँ पहुँचेगा तो ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से करना होता है। हाँ भाई, ये सवाल को तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें तो कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय दिख रहा है? देखो, डिवाइड दिया है पहला ऑप्शन में 2 जगह, एक डिवाइड लगेगा यहाँ पे, चलो डिवाइड हो जाएगा। फिर माइनस इज इक्वल टू, और फिर यहाँ आ जाएगा डिवाइड, नहीं यहाँ डिवाइड, यहाँ गुना, और यहाँ डिवाइड, यहाँ माइनस है। 17 डिवाइडेड बाई 28, ओ, डिवाइड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ डिवाइड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ गुना है, अभी मैं सॉल्व कर ही नहीं रहा हूँ, प्लस
गुना माइनस इक्वल टू ये दिया हुआ है। यहाँ सब सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, करके देखते हैं। 120 15 हो जाएगा 8, 8 9 या 72, 72 प्लस ये 3 हो गया, इंटू 17 माइनस 28 कितना हुआ 51, 23 बचा इधर, 3 2 5 7 2 9 95। सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। तुम लोग कहोगे सर आपको तो आंसर पता था इसलिए आप कर दिए। तीसरा में क्या है, ये इंटू है, इज इक्वल टू यहाँ दे दिया है, माइनस डिवाइड। भाई 3/17 कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना, यहीं पे फंस जा रहा है, डिवाइड में फंस जा रहा है। हाँ चौथा हो सकता है, चौथा का चांसेस है, बट दूसरा में आंसर आ गया तो चौथा क्यों देखना है। डिवाइड से समझना, डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर। डिवाइड डिसाइड कर देगा कि ये, क्योंकि इंटीजर बनाना है ना, ऐसा तो नहीं कि तुम फ्रैक्शन बना लोगे 4/5 कर दोगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। बस यही सबसे बड़ा यहाँ पे कैच है। डिवोट दिया है, DEVOTE 70, डायलेक्ट 54। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या बताया था, पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 5 4 9 और 22, 31, 31 और 15 36 और 20, 56 और 5 61, 70 दिया है। 4 और 9 13, एक 14, 14 12 26, 26 और 5 31 और 3 34 और 20 54। ये तो 54 का 54 दिया है, 61 का 71 क्यों दिया है। 5 4 9 और 22 और 9 31, 31 और 15 46, 46 और 20 56 और 5 60 आ रहा है। 46 और 20 66 और 5 71, ये गलत है। एक्चुअल प्लेस वैल्यू दिया है तो डीजल निकाल लो, कितना हो जाएगा। 12 5 17, 17 और 20 37 36 हो गया, 36 और 5 41, 41 और 9 50 और 4 54, सब आंसर 54 ही हो गया। ठीक है? इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, सारी जगह ए लिखे, मैं हर बार ये दिखूंगा और आप लोग को भी देखना है, ए ही लिखा होना चाहिए। कहीं भी बी, बी इज द ब्रदर ऑफ ए लिख दिया या बी इज द सन ऑफ ए लिख दिया तो उलट जाता है, बहुत टफ हो जाता है वो क्वेश्चन पे। अब पूछ रहा है हाउ इज जी रिलेटेड टू एन। जी और एन कहाँ है, जी यहाँ है और एन यहाँ है, वो पहला और लास्ट मतलब पूरा ही निकालना पड़ेगा। चलो, एन क्रॉस पी मीन्स एन इज द ब्रदर ऑफ पी, पी एट क्यू, पी एट क्यू का मतलब पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू माइनस एल, क्यू इज द फादर ऑफ एल, एल क्रॉस एम, एल इज द ब्रदर ऑफ एम, एम एंड जी, एम एंड जी मतलब एम इज द सन ऑफ जी। ये होगी ना उसकी। ठीक है, बचा क्या है, हाउ इज जी रिलेटेड टू एन, जी इज रिलेटेड टू एन। एक मिनट, डबल क्यों लगा मैंने, पर होगा क्या है, भाई बहन, फिर भाई भाई की वाइफ, ब्रदर्स वाइफ। ये जो है भाई की वाइफ है, ब्रदर्स वाइफ, खत्म। 8 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ये जरूरी होता है ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। 2 लोग बैठे हैं राइट ऑफ ए, एक के राइट में कितना, हाँ 3 लोग बैठे हैं, ए यहाँ होगा तभी तो 3 लोग आगे वो बैठे होंगे। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, अब ए और बी यहाँ भी हो सकता है, इसी सवाल में ए और बी यहाँ भी हो सकता है, दो दो पॉसिबिलिटी मैंने बना लिया। 4 लोग बैठे हैं बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में यहाँ पे अगर 4 लोग बैठ देंगे तो डी यहाँ हो जाएगा, यहाँ अगर बैठ रहे हैं तो डी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में कुछ नहीं हो सकता है इसलिए यहाँ तो बैठेगा ही नहीं, तो एफ यहाँ हो जाएगा, ऊपर वाला कट गया। ठीक है, डी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉट डी, सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ आ सकता है, मुझे एक जगह ही है। ठीक है, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड टू द राइट में ई बैठा है।
हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, एच ही बच रहा है, एच और ए के बीच 3 लोग बैठे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो रही होगी एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम बेस्ट एग्ज़ाम में जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सवाल को किस तरह से अप्रोच करते हैं रीजनिंग में, यही डिसाइड करता है कि आप एग्जाम में सवाल बना पाओगे या नहीं। अगर आपका अप्रोच में थोड़ा सा भी गड़बड़ी रहा, आपने थोड़ा दूसरे तरीके से सोच लिया, फिर आप उसमें उलझ के रह जाओगे, टाइम भी ले जाएगी वो, सवाल भी नहीं बनेगा और उसकी वजह से मैथ भी खराब होगा। इसलिए अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जो भी सवाल कर रहा हूँ, मैं बताता चल रहा हूँ कि मैं ये ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं क्या दिख रहा है, आप लोगों को भी देखना होगा। ऐसा नहीं कि मैं आज देख रहा हूँ, मैं पहले से प्रैक्टिस करते 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 ये नज़र मेरे में आया है कि मुझे दिखता है सवाल। अच्छा, इस सवाल में ये निकालना होगा, इस सवाल में वो करना होगा, अच्छा यहाँ सिमिलरिटी करना होगा ट्राइंगल का, दो ट्राइंगल को सिमिलर करना होगा, अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर भी तो है, तो बाइसेक्टर भी तो है। ये सब कैसे दिख रहा है? प्रैक्टिस की वजह से दिख रहा है, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया है इसलिए मुझे ये सब दिखता है। सेम अप्रोच आपका रीजनिंग में भी होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको पैटर्न दिखने लगेगा, एक टाइम का पैटर्न आपको आपके नज़र के सामने पैटर्न लिखा रहेगा, आप तुरंत पकड़ लोगे, नंबर देख के पैटर्न निकाल लोगे, इतना आसान हो जाता है। उस बस प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए। अगले क्लास में लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग मैथ्स के 20 बेहतरीन सवालों को करेंगे। तब तक मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।